पिछले कुछ हफ्तों से लगातार जो बाजार का रुख है, एफआई जिस तरीके से पैसा भारत से निकाल रहे हैं, ऐसे में सरकार की जो विनिवेश की रफ्तार है किस तरीके से आगे बढ़ेगी, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं तुहिन कांता पांडे साहब, जो कि विनिवेश विभाग के मुखिया हैं, सचिव हैं, दीपम सचिव हैं। सर, आपका स्वागत है सीएनबीसी आवाज में। और जैसा कि मैंने कहा कि मैं देख रहा था कि सितंबर के महीने में 18,000 करोड़ रुपए, इससे पूरे 2022 में अच्छी खासी रकम एफआई ने निकाला। लग रहा था कि बाजार में लोगों की दिलचस्पी है नहीं, इसके बावजूद आपने आईडीबीआई के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट निकाला। क्या सोच है इसके पीछे? देखिए, मार्केट में एफआईआईज का पहले काफ़ी जैसे कहते हैं निकले, लेकिन हमने तो एलआईसी का आईपीओ भी उस समय किया था। तो उसके बाद तो एफआईआईज ने दोबारा आना भी शुरू किया मार्केट में। वैश्विक परिस्थिति कुछ इस तरह से है कि अनसर्टेनिटीज लगी रहती हैं, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में भी एक मत है कि एटलीस्ट यदि हम वैश्विक परिस्थिति में देखी जाएं तो भारतीय अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जो अभी भी मजबूत स्थिति में है, ग्रोथ दिखा रही है। इसमें अड़चनें तो आ रही हैं क्योंकि इन्फ्लेशन है और सेंट्रल बैंक्स के जो एक्शंस हैं, लेकिन फिर भी हमारे जो ग्रोथ है वो एक पॉजिटिव है और सशक्त ग्रोथ है। इन सब कारणों से हम लोग जो ये आशा करते हैं कि जब भी हमारे पास ऐसी परिस्थिति पैदा हो, वो उन अपॉर्चुनिटीज़ को, उन संभावनाओं को हम ज़रूर देखें। उसी संदर्भ में आईडीबीआई बैंक के इशू पे हम काफ़ी देर से काम कर रहे थे और हमें आशा है कि इसमें जो निवेशक हैं वो आएंगे और ये स्ट्रेटेजिक रणनीतिक विनिवेश है, स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट है। और इसमें जो एक प्रक्रिया होती है वो एक मैनेजमेंट कंट्रोल की प्रक्रिया हस्तांतरण की है, और उसमें जिस हिसाब से हमने पीछे कुछ काम किया है, रोड शोज़ किए हैं, उस माध्यम से एक ट्रांजैक्शन स्ट्रक्चर जो हमने तैयार किया है, हमें आशा कि इसमें हमें सफलता। ये जो रोड शो की बात है, तो जो रोड शो हम लोगों ने किया है, तो उसमें किस तरह का रिस्पांस मिला? कितने उत्साहजनक का रिस्पांस कहा जाए? उसमें उत्साहजनक रिस्पांस मिला है और उससे हमें ये भी जानने का मौका मिला है कि किस तरह से वैश्विक परिस्थिति है, किस तरह के इन्वेस्टर्स जो हैं उनकी संभावनाएं हैं, और किस तरह का जो स्ट्रक्चर हम करने जा रहे हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही यूनिक तरह का स्ट्रक्चर है। आपको मालूम होगा कि इस तरह का कंपेटिटिव बिड बेसिस पे बैंक में ऐसी प्रक्रिया कभी पहले नहीं हुई है। ये अपने आप में अनूठा प्रयोग है, अपने में एक अनूठा प्रयोग है। तो ये रोड शोज़ के बाद और उन डिस्कशंस के बाद और उसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से काफ़ी गहन में इसका अध्ययन करने के बाद ही ये ट्रांजैक्शन। क्योंकि इसमें आपने क्राइटेरिया जो रखा है उसमें ये भी है कि विदेशी बैंक भी इसमें हिस्सा ले सकते हैं, फंड मैनेजर भी ले सकते हैं, फंड भी ले सकते हैं हिस्सा। तो लगता है कि आपको रोड शो के दौरान कुछ इंडिकेशन मिले, विदेशी बैंक भी दिलचस्पी दिखा रहे थे इसमें, कहना सही होगा? मैं उस तरह कुछ एक बैंक है जो भारत में भी अपना एक्सपोजर रखते हैं। मैं उस तरह से तो इसको अलग अलग टुकड़ों में नहीं कहूँगा। हमने सभी प्रकार की संभावनाओं को इसमें स्थान दिया है। तो इसमें एक चीज और है, चूंकि जब से आईडीबीआई बैंक को सरकार ने अपने हाथों में लिया था, उसके बाद से समय समय पे उसमें पैसा डाला गया। उसके बाद लोगों का ये कहना है कि पैसा डालने के बाद अभी जो शेयर वैल्यू है वो आईडीबीआई बैंक में पैसा डालने के बाद जो वैल्यू होना चाहिए उसमें उसके बराबर नहीं एक गैप है। तो ये तो प्योर कॉम्पिटिटिव बिडिंग होगी। तो जो गैप है उसको भरपाई करने के लिए कि नुकसान ज़्यादा ना हो, इसके लिए क्या कोशिश करेंगे? देखिए, जो बिजनेस होता है वो तुरंत बदलता रहता है, तो किसी आप एक स्थाणु व्यवस्था में नहीं जा सकते कि आप इस तरह से। तो आईडीबीआई 1964 में आईडीबीआई बैंक ही नहीं था, वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया एक डीएफआई था, वो आरबीआई के अंदर था। उसके बाद वो सरकार ने, भारत सरकार ने उसको लिया एज डीएफआई। उसके बाद 2003 में उसका जब रिपील एक्ट आया तो उसको एक यूनिवर्सल बैंक बनाया गया। 2008 में उसका नाम चेंज किया गया।
फिर उसमें सरकार की जो थी वो एक्विटी इन्फ्यूजन करना पड़ा, काफ़ी हद तक वो फिर LIC को दिया गया। इस बीच में उसका उस सब का हिसाब किताब रखना मुश्किल है। तो वो तो एक मतलब जो उसके आप जानते हैं कि IDBI बैंक एक बहुत ही कठिन परिस्थिति से गुजरा है और उस कठिन परिस्थिति से गुजरते हुए उसकी रिकैपिटलाइजेशन हुई। इनफैक्ट उसका जो मार्केट में जो इक्विटी था पब्लिक के पास वो कम होना पड़ा क्योंकि उसमें उसको कैपिटल डालनी पड़ी उसमें। तो बैंक की एक ऐसी स्थिति है जिसमें कि जब वो किसी भी स्थिति में उसका RBI के नियमों के अनुसार पालन करते हुए उसको एक निरंतर अपना CRAR बनाए रखना और उसको जब उन्होंने किया तो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन जिसमें कि उसकी लैंडिंग बंद कर दी गई थी उससे वो बाहर निकला। तो अब हमें ये देखना है कि इसकी ग्रोथ आगे की संभावनाएं कैसे हो और भारतीय अर्थव्यवस्था जो कि आगे बढ़ने वाली है उसमें इससे और हम आशा करते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था 2000 इस दशक में विश्व की एक सबसे तेज द्रुत गति से अग्रसर होने वाली अर्थव्यवस्था होगी। तो उसकी बैंकिंग नीड्स के लिए सभी बैंकों को, खाली IDBI बैंक नहीं, सभी बैंक्स को आगे बढ़ चढ़ के काम करना है, क्रेडिट नीड्स को देखते हुए उनको पूरा करना है और उसमें निरंतर कैपिटल की व्यवस्था की आवश्यकता होगी। इसमें एक सवाल मेरा ये है कि आपने एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट में ये भी लिखा है कि अगर सरकार को प्रोमोटर के दर्जा से पब्लिक शेयर होल्डर का दर्जा नहीं दिया जाता है तो जो मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग की शर्त है उस शर्त के मुताबिक हिस्सेदारी घटाने की जिम्मेदारी बिड जीतने वाले की होगी। तो ये थोड़ा सा जटिल नहीं लग रहा है कि मान लिया जाए तब तो पब्लिक को पता हो अगर मान इनको पब्लिक शेयर होल्डर नहीं बनाते हैं तो जो बिड जीता उसको शेयर बेचना ही पड़ेगा एक सर्टेन टाइम फ्रेम में, तो शेयर वैल्यू पे असर पड़ेगा। नहीं, वो जो फाइनल पॉइंट की जो आप बात कर रहे हैं कि कितने समय में मिनिमम पब्लिक शेयरिंग होना है उसके बारे में चर्चा जारी है और उसका एक निर्णय हो जाएगा। तो पॉजिटिव निर्णय होगा, सरकार पब्लिक शेयर होल्डर रहेगी, प्रमोटर नहीं रहेगी। नहीं, पब्लिक शेयर होल्डर के अलावा और MPS का जो टाइम है, मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डर का टाइम है, उसका भी जो समय है वो निर्धारित हो जाएगा। बढ़ाएंगे उसको? नहीं, उसको अभी मैं कह रहे हैं कि क्या होगा उसमें वो अभी अंडर डिस्कशन है, तो उसको भी तय किया जाएगा। और पोटेंशियल बिडर तो आपसे जानना चाहेंगे इसको? नहीं, पोटेंशियल बिडर्स के लिए तो पोटेंशियली ये जानना इस समय ज़रूरी है कि ब्रॉडली क्या होगा। ब्रॉडली आपको जैसे 40% ऑफ इक्विटी आपको रखनी पड़ेगी और फिर उसके बाद आपको 15 साल में ग्लाइड पाथ में आपको 26% लाना होगा। MPS का नॉर्म है, ओपन ऑफर करना होगा। तो ये ब्रॉडली ये तो एक आखिरी सवाल कि इसमें करंट फाइनेंशियल ईयर में पॉसिबल दिख रहा है आपको? मुश्किल है? करंट फाइनेंशियल ईयर में हमारे बहुत से पड़ाव हम पार करना चाहते हैं। दिसंबर में हमारा एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आने का 16 तारीख है, आखिरी तारीख, और 16 दिसंबर के बाद फिट एंड प्रॉपर और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का टेस्टिंग है और उसके बाद ड्यू डिलिजेंस होने के बाद हमें आशा है कि इस फाइनेंशियल ईयर में हम कोशिश करेंगे कि फाइनेंशियल बिड्स आ जाए। इसके बाद अब लोग ये जानना चाहते हैं कि IDBI के बाद अगली बारी किसकी है, क्योंकि कई सारी कंपनियां जो एडवांस स्टेज पे हैं, अगर आप शेयर कर सके कि आपका टारगेट क्या है? देखिए, हमारी ट्रांजैक्शंस जो हैं वो सब लोग जानते हैं, हमारे वेबसाइट में हैं। कुछ जो कैबिनेट के द्वारा निर्णय होता है तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। पहले हम प्रक्रिया में हम लोग एडवाइजर्स और लीगल एडवाइजर्स का करते हैं, उसके बाद कंपनी के साथ विस्तृत बातचीत होती है, रोड शोज होते हैं, उसके बाद एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सब लाते हैं और 2 स्टेज में ये काम होता है कि पहले फर्स्ट स्टेज में एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट में हम जो क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं उसमें क्वालिफाई करते हैं और उनको फिर एक डिटेल्ड ड्यू डिलिजेंस की प्रक्रिया जिसमें कि वो कंपनी के बारे में उनको वर्चुअल डेटा रूम में सभी तरह की जानकारी दी जाती है। उसके बेसिस पे ही जब वो तैयार हो जाता है, जिसमें साइट विजिट्स भी शामिल है, तो उसके बाद एक हम फाइनेंशियल बिड्स मंगवाते हैं और उसके बाद क्लोजिंग फॉर्मेलिटीज बाकी की पूरी होती हैं।